हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेट एग्ज़ाम कैटलिस्ट। आज मैं आपके लिए सीडीपी का लेक्चर 2 लेके आई हूँ, जो कि है ब्लूम टेक्सोनोमी। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी। तो सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनोमी के बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। यह शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है, जिसे यह पता चलता है कि सीखने के क्या क्या स्तर हो सकते हैं। यह अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना और कैसे उनका मूल्यांकन करना है। बाद में इसको 2001 में रिवाइज कर दिया गया था और इसको इस क्रम में लिखा गया था कि आसान से कठिन के क्रम में, या फिर कहें तो नीचे से ऊपर के क्रम में। 3 महत्वपूर्ण डोमेन ब्लूम ने दिए थे। सबसे पहले संज्ञानात्मक डोमेन यानी कि कोग्निटिव डोमेन, उसके बाद है भावात्मक डोमेन अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है मनोगतिक डोमेन साइकोमोटर डोमेन। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक डोमेन। तो देखिए संज्ञानात्मक डोमेन क्या है। जो संज्ञानात्मक डोमेन है वो हमारे दिमाग से रिलेट करता है, सोचने से रिलेट करता है। इसके 6 मुख्यतः स्तर हैं। यहाँ पे जितने भी मैंने लेवल्स लिखे हैं, हर लेवल का एक एग्जाम्पल है जो कि आपको बहुत मदद करेगा चीज़ों को याद रखने में, क्योंकि जो हम एग्जाम्पल से चीज़ें याद करते हैं वो बहुत अच्छे से याद रह जाती हैं। तो जो सबसे पहला है वो है हमारा ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो ये अगर मैं बताऊं तो इसको हम नॉलेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तथ्यों को याद रखा जाता है। यह सबसे निचला स्तर है। देखिए आप यहाँ पे, इसमें जानकारी को सिर्फ याद करना और दोहराना होता है। ज़्यादा दिमाग का इसमें इस्तेमाल नहीं करना होता। बस जो हमारे पास डाटा होता है उसको सिर्फ एक बार पढ़ना या फिर रिकॉल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत की आज़ादी जब हुई थी उसकी डेट हमें याद करनी होती है। ये नहीं है कि हमें कुछ और करना है, आपको 15 अगस्त 1947 याद रखना होता है या फिर गणित के पहाड़े आपको सुनाना होता है। उसके बाद जो दूसरा लेवल है नीचे से, वो है समझ यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, या फिर आप इसको अंडरस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपने यहाँ से चीज़ें सीखी हैं उसके अर्थ को समझना होता है। ठीक है, तो इस स्तर पर जो छात्र है जानकारी का अर्थ समझने लगता है, तथ्यों की व्याख्यान करने लगता है और अपने ही शब्दों में बताने लगता है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को रटने की बजाय यह समझना कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो उसे अपनी भाषा में समझता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, यानी कि जो यहाँ से हमने अंडरस्टैंडिंग ली है, जो समझ हमारे अंदर आई है, उसमें सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग करना है, यानी कि लागू करना। यह सीखी गई जानकारी का उपयोग नई स्थिति या समस्याओं को हल करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गणित का सूत्र, अगर आप उस गणित के सूत्र को याद कर लेते हैं, फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हैं, तो आप उसे असल ज़िंदगी के कई सवाल हल कर लेते हो। जैसे ब्याज की गणना करना, या फिर जैसे आपने कितने केजी मैंगो लिए या कोई भी एप्पल वगैरह लिया। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, विषयों को भागों में बांटना। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास इतनी बड़ी जानकारी है, उसको आप हिस्सों में तोड़ के हर जानकारी को बिल्कुल डीपली एनालाइज करते हो। तो ये किसके अंडर आती है, एनालिसिस के अंडर आती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है, हम एक रियल लाइफ से इसको मतलब रिलेट करते हैं कि एक क्रिकेट का मैच हारने के बाद ये विश्लेषण करना कि हार का मुख्य कारण क्या था। क्या बल्लेबाजी खराब थी, गेंदबाजी खराब थी, या फिर फील्डिंग खराब थी। या इसको और एग्जांपल में अगर आप देखो, मान लो कि अपने साइंस का पेपर अच्छे से पढ़ के दिया लेकिन आपके नंबर नहीं आए, तो बाद में जब आप देखते हो ना कि मेरे ये नंबर कम क्यों आए, कहाँ कमी रही, टीचर के पढ़ाने में रही या मेरे पढ़ने में रही, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एनालिसिस के अंदर। एक आता है संश्लेषण यानी कि जोड़ना, यानी कि सिंथेसाइज करना, नया विचार या रचना करना। कि इसके अंदर नया विचार मतलब क्या थी, छोटी छोटी चीज़ों को आप एक बड़ी बना लो और उसको उसमें कुछ ना कुछ आप नया रिलेट करो। जैसे कि ये सबसे उच्च स्तर होता है, यहाँ सीखी गई सभी जानकारियों को मिलाकर कुछ एक नया ओरिजिनल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी विषय पर अपनी खुद की कविता लिखना, एक नया वर्किंग मॉडल बनाना, या किसी समस्या का नया समाधान ढूंढना, ये किसके अंदर आता है, सिंथेसिस के अंदर आता है। और जो ये सिंथेसिस है ना, ये सबसे ऊपर का लेवल माना गया है 2001 के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फिर उसके बाद आता है 6th यानी कि जो टॉप लेवल है, मतलब
1956 के अकॉर्डिंग जो टॉप लेवल था वो था इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन, लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग क्या है, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस। तो जो मूल्यांकन है ये होता है तर्क के आधार पर निर्णय लेना, है ना। तो इस स्तर पर किसी विचार, वस्तु या कार्य की आलोचनात्मक जांच की जाती है और उसके गुण दोषों के आधार पर अलग अलग फैसले लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जा रहे हो, आपने 2 स्मार्टफोन लिए, उनमें से देखा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सूटेबल है। तो 2 अलग अलग स्मार्टफोन की तुलना करके यह तय करना कि आपके बजट और ज़रूरत के हिसाब से कौन सा बेहतर है। अब यहाँ पे देखो एक स्टार लगा के एक चीज़ लिखी गई है कि जो सिंथेसिस इवेलुएटिंग है, इन दोनों को एक बना दिया गया है और इसके संशोधित वर्जन में जो हमारा सिंथेसिस है इसको क्या बोला है, क्रिएटिंग। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2001 रिवाइज होने के बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी में सिंथेसिस और इवेल्युएशन को क्रिएटिंग कहा गया है। जैसे सिंथेसिस नया विचार जब चीज़ बनती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने नई चीज़ को क्या किया है, क्रिएट किया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एक जो ये पिरामिड है, ये याद रखना, ये सबसे टॉप लेवल है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखना। अब हम चलते हैं भावात्मक डोमेन। जो भावात्मक डोमेन है ये हमारे दिल से रिलेट करता है, हमारे जो भावनाएं हैं, व्यवहार से जुड़ा होता है, और इसको क्रैथवोल, ब्लूम और मासिया ने इसको दिया था, हेल्प करी थी। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जो हमारा भावात्मक डोमेन होता है, इस उद्देश्य में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य बच्चों की रुचि अभिरुचि को बढ़ाना है। ये मौखिक होती है, कभी भी लिखित नहीं होती है ना, इसको हम सिर्फ बोलते हैं। इसके भी 5 लेवल्स हैं, ये भी नीचे से और ऊपर की तरफ है। जैसे ये याद, ये पिरामिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले होता है रिसीव करना। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। मान लो कि आप किसी क्लास में बैठे हो, ठीक है, और उस क्लास में क्या है, आपके टीचर आपको पढ़ाई कर मतलब समझा रहे हैं, तो जब वो आपको बता रहे हैं ना और आप वहाँ से समझ रहे हो, तो वो क्या है, उस चीज़ की रिसीविंग, मतलब आप वहाँ से रिसीव कर रहे हो चीज़ें। तो ये हमारे किस चीज़ के अंदर आता है, रिसीविंग के। जैसे कक्षा में शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्पोंडिंग। मान लो कि आपको टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे 2+2 बोल के बता दिया कि 4 होते हैं। आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 3+3 कितना होगा, तो उन्होंने बोला कि 6। यानी कि आपने इस चीज़ को रिसीव किया और उसको बाद में क्या किया, रेस्पोंड किया। तो ये किस चीज़ के अंदर आता है, लेवल 2, रेस्पोंडिंग यानी कि भाग लेना। उसके बाद आता है जो तीसरा स्तर है वो है वैल्यूइंग यानी कि महत्व देना। इसमें क्या होता है, यहाँ बच्चा किसी वस्तु, घटना, व्यवहार को महत्व देने लगता है और अपने लिए उपयोगी मानता है। फॉर एग्जाम्पल, अनुशासन के महत्व को स्वीकार करना और उसे अपनी पसंद बनाना। उसके बाद संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मूल्यों को व्यवस्थित करना। इसमें क्या होता है, जब बच्चा अलग अलग मूल्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करता है तो पुराने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाता है। जैसे समय के प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट को अन्य मनोरंजन से ऊपर रखना। उसके बाद आता है सबसे जो टॉप उच्च स्तर है वो है चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन, व्यवहार में मूल्य दिखना। इसमें क्या होता है, यह उच्चतम स्तर है। यहाँ मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाता है, जो वैल्यूइंग्स थी, और उसके व्यवहार को नियंत्रित करना है। एग्जाम्पल, हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना। तो ये भी याद रखना, जो इसका निचला स्तर है, मतलब इसको आप याद रखना, ये निचला स्तर कौन सा है, रिसीविंग। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर वाला स्तर क्या है, इनके उच्च स्तर क्या है, वो है चरित्र निर्माण। तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चा क्लास में क्या करेगा, टीचर से बातें सुनेगा, फिर जो वो कुछ पूछेंगे तो रिस्पोंड करेगा, फिर वहाँ वो चीज़ों को महत्व देने लग जाता है, अपने मूल्यों को व्यवस्थित करेगा, और वो जो मूल्य उसने व्यवस्थित किए हैं वो उसके व्यवहार को में भी दिखाई देने लग जाते हैं। ये थे हमारे अफेक्टिव डोमेन, जो कि इन 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रख लेना। क्या पता इनमें से ही आ जाए कि, या ब्लूम तो जैसे हम पढ़ ही रहे, क्या पता मासिया आ जाए या फिर क्रैथवोल आ जाए कि क्रैथवोल ने इनमें से कौन सा डोमेन दिया था। तो इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद जो थर्ड डोमेन है
ब्लूम का वो था साइकोमोटर डोमेन, यानी कि मनोगतिक डोमेन। जो साइकोमोटर है वो हमारे सेंसेस से रिलेट करता है, जिसको किसने विकसित किया था? डेवलप्ड बाय सिम्पसन और हैरोन और सिम्पसन ने इनको डेवलप किया। इनके 5 जो है इसके लेवल्स हैं। जो सबसे निचला लेवल है वो है इमिटेशन, यानी कि देखकर या देखकर करना, ये ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, इमिटेशन के अंदर होता है बच्चा किसी दूसरे को कोई काम करते हुए देखता है और उसकी नकल करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते देख बच्चा भी चौक हाथ में उठा लेता है और लिखना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रयोग, यानी कि मैनिपुलेशन, निर्देश के साथ काम करना। इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन में बच्चा निर्देशों का पालन करके काम करना सीखता है और इसमें बच्चों का जो है आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे निर्देशों को पढ़कर कंप्यूटर चालू करना या लैब में एक्सपेरिमेंट करना। जैसे मान लो आपको लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करने दे, है ना, टीचर पहले बताता है और फिर कहता है चलो परफॉर्म करो, तो ये किसके अंदर आता है? मैनिपुलेशन, यानी कि निर्देशों के साथ काम करना। उसके बाद है प्रिसीजन, यानी कि सटीकता, सही तरीके से काम करना। सही तरीके से काम करने का मतलब क्या है? बच्चा बिना किसी बाहरी मदद या नकल के काम को बिल्कुल सही तरीके से बिना गलती के सीख जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर बिना रुके साफ और स्पष्ट लिखावट लिखना, ये किस में आता है? उसका बहुत मतलब प्रिसीजन, यानी कि सही तरीके से। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन या समन्वय। तो ये क्या होता है? कई कौशलों को जोड़ना। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ बच्चा कई कौशल एक साथ, है ना, इसमें मतलब अलग अलग उसमें कौशल्स थे, स्किल्स थी, उनको एक साथ जोड़ देता है और उनमें तालमेल बिठा लेता है। जैसे गाड़ी चलाते समय गियर बदलना, स्टीयरिंग संभालना, क्लच दबाना, सब एक साथ करता है। उसके बाद जो सबसे अप लेवल होता है, जो सबसे उच्चतम लेवल होता है, वो होता है इसका नेचुरलाइजेशन। और जो नेचुरलाइजेशन होता है वो होता है स्वाभाविकीकरण। इसके में क्या होता है, ये सबसे अप लेवल होता है इसका, ठीक है, टॉप लेवल होता है। और यहाँ काम इतनी अच्छी तरीके से सीख लिया जाता है कि वह उसका स्वभाव बन जाता है बिना सोचे समझे। मान लो कि आपके सामने कीबोर्ड रख दिया, कीबोर्ड रखते ही आप क्या करोगे? उस पर टाइपिंग करना फटाफट शुरू कर दोगे। या फिर आपके पास फ़ोन में कोई गेम है, आपने वो गेम देखा, फटाफट से फ़ोन खोला और उसको खेलने लग गए। तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक है वो किससे रिलेट कर रहा है? हमारे नेचुरलाइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो जो याद रखनी है वो मैं बता देती हूँ कि जो साइकोमोटर डोमेन है ये किस चीज़ से रिलेट है? हमारी सेंसेस से रिलेट करता है। किसने इसको डेवलप किया था? सिम्पसन और हैरो ने किया था, ठीक है। इसके लेवल्स पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो बेसिक लेवल, बेस लेवल क्या है और टॉप लेवल क्या है। क्या पता कोई एग्जाम्पल ही आपसे ऐसा दे दे कि इस एग्जाम्पल में बताओ कि ये कौन सा स्टेप है साइकोमोटर डोमेन का। तो जो ये आपके तीनों डोमेन मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अगर आप ये देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने ये सारी स्लाइड्स हमने कंप्लीट कर ली है और सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गया। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनका टॉप लेवल और बेस लेवल है, इनको याद करके ज़रूर जाइएगा। अब हम थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं 6 से 7 8 10 क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चन इन तीनों डोमेन से पूछे जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आ गया आपके सामने। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही बताऊंगी आपको। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं: चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक विकास। तो इसका किस चीज़ से रिलेट रहेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी? संज्ञानात्मक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यह बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि संज्ञानात्मक बोले तो कॉग्निटिव डोमेन है ना, का उच्चतम स्तर है? मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन हाईएस्ट और बेस लेवल से ही आपसे पूछे जाते हैं। तो हाईएस्ट लेवल क्या था? हाईएस्ट लेवल था उसका, अभी हमने सीखा था मूल्यांकन, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1956 के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन 2001 में जो हमारा इवेल्युएशन है और जो सिंथेसिस है, इन दोनों को एक कर दिया गया है और इसको क्रिएट जो है, क्रिएट, ये वाली चीज़ इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक छात्र सीखी हुई गणितीय अवधारणा का उपयोग करके असल जीवन की समस्या हल कर लेता है, उसने गणितीय अवधारणा का उपयोग किया है और अपनी लाइफ की एक समस्या को हल कर दिया है, बताओ ये ब्लूम के किस स्तर से है? रुको और बताओ कि ब्लूम के कौन से स्तर से है। बताओ बताओ, सोचो सोचो।
ये है एप्लीकेशन से, यानी कि ज्ञान का वास्तविक प्रयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, मतलब उसने चीज़ें सीखी और उपयोग कर ली, है ना, अनुप्रयोग सॉरी। उसके बाद है संश्लेषण, सिंथेसिस का संशोधित नाम क्या है? अभी बताया था क्रिएटिविटी या क्रिएटिंग, सर्जन करना। 2001 के अकॉर्डिंग सिंथेसिस को क्रिएटिंग का नाम दिया गया है, जो कि सबसे ऊपर का टॉप लेवल रखा गया है। छात्रों के दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन, छात्रों के दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन ब्लूम के किस पक्ष के अंतर्गत आता है? तो बताओ किसके अंतर्गत आता है? दृष्टिकोण, यानी कि एटीट्यूड और मूल्य हमेशा भावात्मक पक्ष से जुड़े होते हैं ना। ये किस चीज़ से रिलेट है? भावनात्मक, जो हमारे अफेक्टिव डोमेन्स है उस चीज़ से ये रिलेट करता है, यानी कि बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक छात्र प्रयोगशाला में उपकरण को निर्देश के अनुसार सेट करता है, मतलब टीचर ने बोला भाई इसको फटाफट सेट कर, तो ये वो कर भी देता है। तो ये किस स्तर को दर्शाता है बताओ? वो दर्शाएगा उसकी मैनिपुलेशन को, कि निर्देशों का पालन किया उसने और उसने क्या किया, जो टीचर ने बोला उसने वो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष यानी कि जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है उसका हाईएस्ट लेवल क्या है? चलो बताओ उसका हाईएस्ट लेवल क्या है? हमने सारी चीज़ पढ़ी, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला क्या था? कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, आगे। जब एक छात्र अपनी जीवन शैली को किसी विशेष मूल्य के अनुसार ढाल लेता है, तो ये कौन सा स्तर होता है? देखो, एक बच्चा है, ठीक है, उसने अभी वो क्या हो गया, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो गया है, और उसी चीज़ को अपनी लाइफ को भी उसने उसी के अकॉर्डिंग ढाल लिया। तो ये किस स्तर में आएगा? जब व्यवहार मूल्य के अनुसार स्थायी हो जाए तो वह चरित्र क्रिया यानी कि करेक्टराइजेशन में आ जाता है। आगे चलते हैं, हस्त कौशल। देखो, जहाँ पे भी हैंड से रिलेटेड है, हमारी सेंसेस से रिलेटेड आ जाए, हमेशा आंख मीच के वहाँ पे क्या कर दो? साइकोमोटर लगा दो। ठीक है, ये क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक पक्ष का हाईएस्ट लेवल क्या है भाई? बता दो। नेचुरलाइजेशन है, अपने आप आ जाती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड को देखते हुए फटाफट टाइपिंग करना शुरू कर दी, राइट। उसके आगे हम चलते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक छात्र प्रयोगशाला में उपकरण को निर्देशों के अनुसार सेट कर देता है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप बता दो कौन सा है ये? मैनिपुलेशन। ठीक है, तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? ये था हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारा जो सबसे पहला डोमेन था, क्या नाम है हमारे डोमेन का? कोग्निटिव डोमेन। इसको याद करने का तरीका होता है KCA, उसके बाद रखो ASE। ठीक है, नॉलेज ज्ञान, कॉम्प्रीहेंसिव या अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या है? सॉरी, एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। इन दोनों को मिला के अब क्या बोला गया है? क्रिएट, सर्जन, सर्जित, क्रिएट। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोला है? क्रिएट। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड, तो एक बात बताओ मुझे, नॉलेज को हम क्या करते हैं? रटना, सिर्फ दिमाग में, हमने ज़्यादा देर तक याद नहीं रखना, इसको सिर्फ एक बार तक पढ़ना है। दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, सीखी हुई चीज़ का क्या करना? अप्लाई करना। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि चीज़ें कहाँ कमी रही। एक होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, जो छोटी छोटी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी या कोई भी चीज़ है, जैसे हम मान लो आप चिड़ियाघर गई है ना, तो आप चिड़ियाघर में आप पहले आपने देखा, शेर देखा, बिल्ली देखी, या कुछ भी देखा, वहाँ पे जाके आपने जो भी देखा और उसको एक ही जगह आपने कलेक्ट कर दिया कि मैं चिड़ियाघर गया, मैंने ये देखा। इवेल्युएशन होता है एक तरीके से जांचना। ठीक है, मूल्यांकन करना। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेवल है वो है हमारा साइकोमोटर भी कह सकते हो आप इसको। तो साइकोमोटर को आप कैसे याद रखोगे? माँ पर आरती का नेचर। ठीक है, ये किस चीज़ का है हमारा? ये हमारी सबसे जो लास्ट था साइकोमोटर। ठीक है,
साइकोमोटर को आप इस तरीके से याद रखना। यहाँ से आप इमिटेशंस भी याद रखना, नकल करके जो सीखते हैं। यानी कि आई, माँ पर आरती का नेचर, मतलब जो माँ आई थी ना उस पे आरती का नेचर देखो कैसा। और कैसे पढ़ेंगे, आई से हो गया इमिटेशन, एम से हो गया मैनिपुलेशन, पी से हो गया आपका प्रिसीजन, और आर टी से हो गया मतलब आर्टिकुलेशंस, और नेचर से हो गया नेचुरलाइजेशन। ये आप इसको इस तरीके, ये एक ट्रिक है, इसको ट्रिक से याद कर लेना, इसको ट्रिक से याद कर लेना। और जो सेकंड बच गया आपका, जो कि हमारा था अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को सिर्फ ऐसे याद रखना, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, उसके बाद आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका करेक्टराइजेशन, यानी कि RRV COC है ना, RRV और COC। ओके, कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक एक सब जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छी और इजी लैंग्वेज में वीडियो लेके आती रहूं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।